ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं अभी मैं स्वागत करती हूँ। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी में हमने सुना ही था, जहाँ फैज़ का किडनैप हो जाता है। लवली को पता चलता है। लवली फैज़ के घर पे आती है और देखती है तो फैज़ का मोबाइल घर के ही गार्डन में पड़ा हुआ मिलता है। ये देख के लवली बहुत घबरा जाती है। इधर फैज़ की माँ, जिनका रो रो के बुरा हाल हो चुका था, वो फैज़ के ना मिलने से बेहोश हो जाती हैं। उन्हें लेकर लवली की माँ और के डैड हॉस्पिटल जाते हैं। इधर फैज़ के अब्बू, जो कि पूरी कोशिश करते हैं फैज़ को ढूंढने की, उसकी लास्ट लोकेशन भी निकलवाते हैं, लेकिन फैज़ का कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। तो वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, जहाँ पुलिस वाले उनकी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं। वो उन्हें प्रोटोकॉल समझाते हैं, जिसे फैज़ के अब्बू कहते हैं, आप सब, मैं ये सब खुद जानता हूँ, मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ। तो इस पे वो पुलिस वाले कहते हैं, जब तुम जानते ही हो तो फिर यहाँ पे एफआईआर लिखाने क्यों आए? जाओ, बड़े सर से तुम माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हारी बेटी मिल जाएगी सही सलामत। अब फैज़ के अब्बू को पता चल जाता है ये सब प्रिया के डैड का किया हुआ था। वो कहते हैं, तुम सब डीआईजी सर से मिले हुए, मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट एफआईआर करूंगा। वो कहते हैं, फैज़ के अब्बू वहाँ से चले आते हैं। और इधर पुलिस वाले किसी को कॉल करते हैं, कहते हैं ऐसा कहता वैसा ही हुआ, वो यहाँ आया था और एफआईआर लिखाने के लिए, लेकिन जब मैंने एफआईआर लिखने से मना कर दी तो वो ऊपर जाने की धमकी दे रहा था, वो मुकदमा करने की भी धमकी दे रहा था। तभी फ़ोन पे उधर से भारी आवाज़ में कोई कहता है, वो खाली धमकी दे रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी। तभी पुलिस वाला कहता है, उसे इतना हल्के में मत लीजिए, कुछ भी कर सकता है, वो एक बेटी का बाप है, वो उस बेटी का बाप है जिसकी बेटी किडनैप हो चुकी है, जो आपने की है, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा हुआ तो मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए जल्दी से कुछ करिए प्लीज़। तभी वो कहता है, डोंट वरी, आई विल हैंडल। तभी पुलिस वाला कहता है, ओके सर। और वो ऐसा करके फ़ोन रख देता है। और इधर फैज़ के अब्बू कुछ ही दूर पे आए थे कि कुछ लोग आकर फैज़ के अब्बू को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं। वो गुंडे फैज़ के अब्बू पे हमला करते हैं, लेकिन फैज़ के अब्बू पब्लिक में थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए, जिन्हें देख के वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फैज़ के अब्बू को काफ़ी चोट आ चुकी थी, से एक इंसान फैज़ के अब्बू को एम्बुलेंस बुलाता है और उन्हें लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। उनका वहाँ ट्रीटमेंट होता है। अब वो उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ उनकी वाइफ भी होती है एडमिट। तभी लवली के डैड का मोबाइल रिंग होता है, वो अपना मोबाइल पिक करते हैं तो उनके ऑफिस से कॉल थी, उनकी सेक्रेटरी की कॉल थी ऑफिस से, जो कहती है, सर जल्दी आइए, ऑफिस में सीबीआई की रेड पड़ी है, जल्दी आइए सर। और ये सुनते ही लवली के डैड से कुछ ना बता के सीधा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लवली उनके पीछे आती है तो लवली के डैड कहते हैं, तुम बस फैज़ की अम्मी का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ, ऑफिस में कुछ काम है। तो लवली भी अपने डैड से कहती है, डैड ऑल ओके? और लवली के डैड कहते हैं, यस बेटा, एवरीथिंग इज़ ओके, कुछ न्यू प्रोजेक्ट को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बस मैं देख के अभी आता हूँ। तो लवली भी कहती है, ठीक है। अभी वहाँ पे लवली की मॉम आ जाती हैं, ओके तो चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। और वो मना करते हैं, लेकिन लवली की मॉम मानती नहीं है और वो दोनों ही साथ में ऑफिस के लिए निकलते हैं। इधर फैज़ के अब्बू भी वही उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ उनकी वाइफ यानी फैज़ की अम्मी एडमिट थी। उन्हें काफ़ी चोट लग चुकी थी। लवली उनसे पूछती है,
अंकल आपके साथ ये कैसे हो गया? तो वो बताते हैं, बेटा मैं पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा था, कुछ गुंडों ने आके मुझ पे हमला कर दिया। डॉक्टर ये सुनते हैं तो वो कहते हैं ये तो पुलिस केस है, और वो उनकी ड्रेसिंग करने से मना कर देते हैं और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है, जो फैज के अब्बू का बयान लेती है। सर आपने देखा था, वो कौन थे? आप उन्हें जानते हैं? आपकी किसी से दुश्मनी है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन फैज के अब्बू किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देते हैं और वो नज़रें चुराने लगते हैं। उनके उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। तो पुलिस वाले वो कहते हैं, सर कुछ याद है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं चलता हूँ। तो अब फैज के अब्बू भी कहते हाँ कर देते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लवली फैज के अब्बू के पास आती है, कहती अंकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं जिसने आप पे हमला किया है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फैज के अब्बू नजरें चुराने लगते हैं, कहते बेटा नहीं, मैं नहीं जानता था, मैं तो बस पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा था और मुझ पे अचानक से हमला हो गया, मैं किसी का फेस भी नहीं देख पाया। अब वो क्या छुपा रहे थे या किसे वो बचा रहे थे ये तो हमें भी नहीं पता है, ये तो हमें आगे स्टोरी में ही पता लगेगा। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। लवली फैज के अब्बू से पूछती है, बहुत पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी लवली का मोबाइल रिंग होता है। तो लवली अपना मोबाइल लेती है और वो कॉल पिक करती है, रूम से बाहर आ जाती है, फ़ोन पे किसी से बात करती है। तो वो इसे मिलने के लिए कहता है, तो लवली भेजती है, काम हो गया? वो कहता है हाँ काम हो गया, और वो लवली को मिलने के लिए कहता है। तो लवली भी हाँ करती है। तभी वो कहता है ठीक है, अब मेरे पैसे लेके आइए और अपनी चीज़ लेके जाइए। लवली भी हाँ कर देती है। उसे कहती है ठीक है, मुझे कहाँ मिलना है? तो वो लवली से कहता है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। तो लवली भी हाँ कर देती है और थोड़ी ही देर में लवली के फ़ोन पे मैसेज आता है जिसमें वो लोकेशन सेंड करता है। लवली बिना टाइम गवाए लवली अपनी गाड़ी लेती है और उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। इधर लवली के मॉम डैड ऑफिस पहुंचते हैं। वो देखते हैं कुछ लोग आए, उनके ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ पूछताछ कर रहे थे और सर्च भी कर रहे थे। तो लवली के डैड जाके उनसे मिलते हैं और तो वो कहते हैं सर मुझे आपकी क्लब कंप्लेंट मिली है और ये रहा सर्च वारंट, मुझे आपके ऑफिस का सर्च करना है। मुझे टिप मिली है आप इलीगल धंधा करते हैं, तस्करी करते हैं, अवैध वेपन रखते हैं। तो लवली के डैड कहते सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। मेरी तो टॉय की फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में बस टॉय ही बनते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और लवली के डैड को कुछ नहीं पता होता है, वो भी हाँ कर देते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो एक एक करके सभी कैबिन को सर्च करने लगते हैं और वो फैक्ट्री में भी जाके सभी जगह सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। तभी वो आके लवली के डैड के कैबिन में जाते हैं और वहाँ भी वो सर्च करते हैं। उन्हें हर जगह वो देखते हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, बस एक टॉय के सिवा वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी उनमें से एक ऑफिसर उस टॉय को उठाता है और तभी वो उसे उठाता है, देखने लगता है। तभी लवली का डैड कहता है सर मेरी टॉय की फैक्ट्री है, तो ये शायद ये टॉय उन्हीं में से होगा। तो वो उसे फिर रख देते हैं, लेकिन लवली के डैड उसे गौर से देखते हैं। तो वो इससे कि पहले कुछ कहते, वो टॉय उसी ऑफिसर के हाथ लगने से नीचे गिर जाता और उसमें से बहुत से डायमंड फ्लोर पे बिखर जाते हैं, जिसे देख के लवली के डैड भी शॉक्ड रह जाते हैं, लवली की माँ भी शॉक्ड रह जाती हैं। और वो पुलिस ऑफिसर वो लवली के डैड की तरफ देख के कहता ओह तो आपकी टॉय की फैक्ट्री है और टॉय के हार में और क्या क्या आप काम करते हैं? वो ऑफिसर कहता आप तो कह रहे थे आप ऐसा कुछ नहीं करते, फिर ये डायमंड
आप डायमंड की तस्करी करते हैं, आप डायमंड की स्मगलिंग करते हैं। सर ऐसा नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मुझे मुझे फंसाया जा रहा है, मैं नहीं जानता ये कैसे है। मैं तो ये टॉय मेरी फैक्ट्री में का नहीं है। सर सर मेरी बात सुनिए। लेकिन वो लवली के डैड की कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो लवली के डैड की फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं, उसे सील कर देते हैं और लवली के डैड को वो अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके वो पुलिस स्टेशन लिए चले जाते हैं। लवली की मॉम भी साथ में ही पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। लवली के डैड अपने लॉयर से बात करते हैं और थोड़ी ही देर में लॉयर पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो अपने साथ लवली के डैड के जमानत के पेपर लाया था आता है और वो लवली के डैड उनकी मॉम की जमानत कराता है। पुलिस स्टेशन से अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत ही मीडिया आ जाती है जो उनकी फ़ोटो खींचने लगती है और बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चन करने लगती है और उनके साथ बहुत ही गलत बिहेव करते हैं। लेकिन फिर भी लवली के डैड लवली माँ को बचाते हुए अपनी गाड़ी में बैठालते हैं और घर के लिए निकलते हैं। इधर घर पे भी कुछ ऑफिसर आए हुए थे जो कि इनकम टैक्स के ऑफिसर बता के घर की भी तलाशी ले रहे थे। इधर लवली इन सारी चीज़ों से अनजान, वो तो किसी से मिलने गई थी और वो जिससे मिलने गई थी वो उस लोकेशन पे पहुंचती है, इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है, बस एक झोपड़ी थी और चारों तरफ वीरान था। तो लवली के फ़ोन पे कॉल आती है। लवली कॉल पिक करती है, कहती तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, फिर तुम हो कहाँ, सामने आओ। और लवली वो कहता ठीक है मैं सामने आ रहा हूँ और वो अपने फेस पे मास्क लगा के लवली के सामने आता है और लवली को लिफाफा पकड़ाते हुए कहता तुमने मुझे जो काम सौंपा था वो सारी डिटेल ये है। वो जो अंगूठी तुम्हें उस लड़की के घर से मिली थी वो किसकी है, किसने खरीदी, कहाँ से खरीदी, ये सारी डिटेल इसमें है। और वो लवली की तरफ लिफाफा बढ़ाते हुए अपना हाथ भी बढ़ाता है। तो लवली उस लिफाफे को पकड़ने लगती है, तभी वो उसे पीछे करता करता पहले मेरे पैसे यहाँ में सॉरी लाती है और उसे उसका अकाउंट नंबर पूछती है और उसके अकाउंट पर जैसे पैसे ट्रांसफ़र करती है लेकिन वो हो ही नहीं रहे थे। लवली अपना अकाउंट चेक करती है तो वो उसका अकाउंट सीज हो चुका था। इवन लवली की सारे अकाउंट सीज हो चुके थे और लवली देखती है, व्हाट, ये क्या है, ये मेरे अकाउंट सीज कैसे हो गए। तभी वो कहता है देखो अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये डिटेल भी तुम्हें नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो लवली उसे रुकने के लिए कहती है और लवली ने जो डायमंड की रिंग पहनी हुई होती है वो अपनी निकाल के उसे दे देती है। ठीक है, आप जितने आपके रुपए वो हैं उससे ज़्यादा की ये रिंग है, आप इसे तब तक रख लीजिए मेरी अमानत समझ के। तो वो भी उस अंगूठी को देखता है, चेक करता है, कहता ठीक है और वो लवली को पर पकड़ा के एम्पलप पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। लवली अपने डैड के पास कॉल करती है, तभी लवली के डैड कॉल पिक करते हैं। लवली अपने डैड से पूछती है डैड मेरे अकाउंट सीज क्यों है। तभी लवली के डैड उसे बताते हैं हमारी कंपनी में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, हमारे सारे अकाउंट सीज हो गए हैं, इवन हमारी कंपनी भी सीज कर दी गई है। ये सुन के लवली को बहुत गुस्सा आता है। तभी तो लवली कहती डैड मैं अभी करा रही हूँ, ऐसा करके वो फ़ोन रख देती है। तब लवली को याद आता है वो एम्बलप। अब लवली वो एम्बलप ओपन करती है और उसमें जिसकी डिटेल थी वो पढ़ के तो लवली शॉक्ड रह जाती है और उसे गुस्सा भी आता है और गुस्से से लवली की आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुमने बहुत गलत किया, बहुत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं तुम्हें फैज को किडनैप नहीं करना चाहिए था, नहीं। लवली अपनी गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है, गुस्से में ड्राइव करने लगती है और वो उसी इंसान से मिलने के लिए निकल पड़ती है। तभी लवली का फिर फ़ोन रिंग करता है। लवली फ़ोन पिक करती है, की कॉल होती है। सानी बहुत ही घबराई हुई होती है। लवली
तो कहाँ, जल्दी घर घर आ जा। तो लवली कहती थी क्या हुआ है, आप इतनी डरी हुई क्यों हो। तो लवली के शालिनी कहती है वो घर पे रेड रेड पड़ी है। और लवली का इतना सुनना ही था कि लवली यू टर्न लेती है, सीधा अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि इनकम टैक्स के कुछ ऑफिसर उसके घर की पूरी तलाशी ले रहे थे। उसके घर की पूरी हालत ख़राब कर चुके थे, सारा सामान पूरा उसके हॉल में बिखरा हुआ पड़ा था। सभी रूमों की वो अच्छे से तलाशी ले रहे थे, सभी रूमों का सामान इधर से उधर पे बिखरा हुआ था। लवली ये देखती है तो लवली को देख के शालिनी दौड़ के आती है लवली के पास, कहती है लवली ये सब क्या है। तो लवली कहती मॉम डैड। शालिनी कहती मॉम डैड को मैंने कॉल की थी लेकिन उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, वो पता नहीं कहाँ है। ये सब क्या है लवली। तो लवली जाके उनसे ऑफिसर से बात करती है, वो उन्हें बताते हैं और उसे सर्च वारंट भी दिखाते हैं। अब लवली भी कुछ नहीं कह पाती है। अभी वो तलाशी लेके कि वो लवली के डैड के रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाता है, जिसे देख के वो लवली के घर को सीज कर देते हैं। लवली के जितने भी सर्वेंट होते हैं उनसे भी पूछताछ करते हैं और घर का सारा सामान वो रोड पे फेंक देते हैं। ये देख के सारे मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगते हैं, बहुत कुछ लवली के डैड के लिए और उनकी माँ के लिए उल्टा सीधा कहते हैं, जिससे लवली को सुन के बहुत गुस्सा आता है। शालिनी कहती लवली ये सब क्या है, क्यों हुआ है, ये कौन कर रहा है। तो लवली अपनी दी को संभालती है और कहती दी तुम मेरे साथ चल। और लवली अपने सारे सर्वेंटों से कहती है आप लोग सभी अपने अपने घर जाएं। और सारे सर्वेंट अपने घर चले जाते हैं। तभी लवली अपनी दी को लेके जाने लगती है। तभी वहाँ से जो उनकी कुक थी वो आती है, कहती लवली बेटा आप कहाँ जाएंगी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। लेकिन लवली जाने से मना करती है। तभी वो कहते हैं बेटा प्लीज़ आज जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई आपकी माँ और डैड ने मेरी हमेशा हेल्प की है। आज जब आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं भी पीछे नहीं हटूँगी, चलो बेटा वो भी तो आप ही का घर है। ऐसा करके वो लवली को शालिनी को अपने घर ले जाती हैं। इधर फैज़ की अम्मी की हालत और भी ख़राब होती जाती है। तभी वहाँ साहिल और नेहा पहुँचते हैं, जो डॉक्टर से बात करते हैं। तो डॉक्टर भी उनसे कहते हैं इन्हें एंजाइटी अटैक हुआ, अगर और जल्दी ही अगर फैज़ को ना बुलाया गया, जल्दी इनकी बेटी को ना बुलाया गया तो इनकी जान भी जा सकती है, मैं फिर इन्हें बचा नहीं पाऊँगा। और ये सुनते हैं फैज़ के अब्बू, तो वो अपने बिस्तर से अपने फट से उठते हैं। तो साहिल उन्हें मना करता है, लेकिन फैज़ के अब्बू कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। अब्बू हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और वो कुछ सोचते हैं, फिर ऑटो पकड़ते हैं और वो कहीं जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर अमन नीतू से मिलने के लिए कहता है, तो नीतू भी उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जो अमन ने उसके पास सेंड की थी। और अमन वहाँ पे पहले से ही नीतू का इंतज़ार कर रहा था। वो नीतू को देखता है, अमन जाके नीतू को हक करता है, नीतू मैं वो शादी नहीं करना चाहता, मैं वैसे शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ हेल्प मी। तो नीतू उसे संभालती है, अमन मैं तुम्हारी हर तरीके से हेल्प करने चाहती हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो अमन उसे कुछ बताता है और नीतू भी राज़ी हो जाती है। इधर फैज़ के अब्बू प्रिया के घर पहुँचते हैं, जहाँ टीआईजी साहब रेडी हो रहे थे। और वो फैज़ के अब्बू को देखते हैं, कहते आओ आओ, मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था, शगुन लेके मैं तुम्हारे ही घर पे आने वाला था, चलो तुम ही आ गए, अच्छा है। तो फैज़ के अब्बू के हाथ जोड़ते हैं और जाके उनके पैर पे गिर जाते हैं, कहते सर प्लीज़ मेरी बेटी को वापस कर दीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, उसकी माँ मर जाएगी, वो हॉस्पिटल में है। प्रिया के डैड फैज़ के अब्बू को उठाते, तुम क्या बकवास बक रहे हो, मैं फैज़ को छोड़ दूँ, तो तुम्हारे ही पास है ना, मैं तो तुम्हारे घर आ रहा था शगुन लेके, कल मेरे बेटे की शादी है फैज़ से। तो फैज़ के अब्बू कहते सर आप बस करिए, और कितना ड्रामा आप करेंगे,
आपने फैज का किडनैप किया है, कैसी शादी। तो ये चीज़ सुन के प्रिया के डैड शॉक्ड रह जाते हैं। व्हाट नॉनसेंस, मैं फैज को क्यों किडनैप करूँगा, मैं एक पुलिस वाला होके मैं किडनैपिंग क्यों करूँगा। फैज के अब्बू कहते सर आपने फैज का किडनैप नहीं किया है। कहते ऑफ कोर्स नॉट, कोई किडनैप नहीं किया है। हाँ मैं उसकी शादी अपने बेटे से करना चाहता हूँ, लेकिन उसको किडनैप करके नहीं। प्रिया के डैड फैज के अब्बू को संभालते हैं और सब सोफे पे बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं। कहते अब बताओ क्या हुआ है, शुरू से सब बताओ। तो फैज के अब्बू सब बताते हैं। तो आपने अगर किडनैप नहीं किया तो फिर फैज को किसने किडनैप किया है, किसने। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा आपने ही फैज का किडनैप किया। कहते हैं मैं अपने बेटे की फैज से शादी करना चाहता हूँ, मैं क्यों किडनैप करूँगा। तभी वहाँ पे अमन आता है। कहता है डैड यू आर लायर, आई कांट ट्रस्ट यू डैड, आई कांट ट्रस्ट यू। और ऐसे चिल्लाते हुए आता है पास में। कहता है अंकल आप भी डैड पे ट्रस्ट मत करना, ये अपनी इस छोटी खोखली रेपुटेशन बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ये छोटी खोखली शान बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। छी डैड, आप अपनी इस छोटी शान के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे, फैज का किडनैप करेंगे। आप तो डैड लोगों को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं और आप खुद ही हार्म कर रहे हैं। ये गलत किया डैड आपने, बहुत गलत। तभी प्रिया के डैड खड़े होते हैं। कहते बेटा मैंने फैज का किडनैप नहीं किया है। मैं जब तुम्हारी उससे शादी करवाने वाला था तो मैं क्यों उसका किडनैप करूँगा। तभी अमन कहता मैं फैज से शादी नहीं करना चाहता, आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। अब मैं जिससे प्यार करता था मैंने उससे शादी कर ली है। अब इस घर की बहू नीतू है मेरी बीवी। और ऐसा करके अमन के पीछे से नीतू आगे आती है और ये देखें प्रिया के डैड डबल शॉक लगता है उन्हें। और ये देख के प्रिया के डैड कहते व्हाट, तुम पागल हो गए हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। ये तुम शादी नहीं कर सकते, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते और ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। नो 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 नो। और प्रिया के डैड के हाथ पैर से भी रोने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं। तभी अमन उन्हें संभालते हुए कहता है डैड यही सच है, अब इस घर की बहू नीतू ही है, आपको ये रिश्ता इससे एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी वो अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। कहता है नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं पूरे समाज मुझ पे हंसेगा, मैं इस लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगा, नहीं। अब नीतू के ऊपर रिवॉल्वर कर देते हैं। तभी वहाँ पे अमन बीच में आ जाता है। डैड आपको मुझे मारना होगा, मैं नीतू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तभी डैड वो नीतू का हाथ पकड़ते हैं, उसे घर से निकालने लगते हैं। तभी अमन उनका हाथ पकड़ लेता है और वो नीतू का हाथ छुड़ा देता। कहता आप अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ठीक है, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए अपनी वाइफ के साथ। और वो प्रिया का और वो नीतू का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रिया के डैड आते कहते अमन बेटे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो फैज से प्यार करते थे ना बेटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी अमन कहता डैड बस करिए, मैं फैज से प्यार नहीं करता था, मैंने पहले ही प्रिया को क्लियर बोल दिया था। और तभी वहाँ पे लवली भी आ जाती है जो उसके हाथ में एक एम्बुलेंस होता है और वो गुस्से से बस प्रिया तुम खाओ, बाहर निकलो, प्रिया बाहर निकलो चिल्ला रही थी। तभी हॉल में प्रिया भी आ जाती है। लवली देखती है कि नीतू और अमन ने दोनों ने ही शादी कर ली है। लवली नीतू को देख के कहती तुम दोनों ने शादी कर ली। तो नीतू कहती हाँ हम दोनों ने शादी कर ली। वही वहाँ पे प्रिया आके अपने डैड से कहती क्या हुआ डैड। तो नीतू कहती वो तो प्रिया तुम बताओगी ना क्या हुआ।
तो प्रिया के डैड प्रिया को पकड़ते हैं। तो प्रिया अमन क्या कह रहा है? तो प्रिया कहती डैड मुझे क्या पता भाई क्या कह रहा है। तभी नीतू प्रिया के पास जाती है और उसे एक उसके स्लैप करती है। कहती बस करो प्रिया बस, और कितना छुपाओगी और कितनी ज़िंदगियाँ तुम बर्बाद करोगी। हाँ, तभी प्रिया भी पलट के नीतू को मारने जाती है। व्हाट द हेल, वो भी हाथ उठाती है नीतू को मारने के लिए। तभी वहाँ पे अमन आ जाता है। अब वो प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। तब प्रिया तुम अपनी भाभी पे हाथ नहीं उठा सकती। तो प्रिया कहती व्हाट, भाभी? कौन सी भाभी, कैसी भाभी? तभी अमन कहता है नीतू तुम्हारी भाभी है, मैंने उससे शादी की है। व्हाट भाई, व्हाट द हेल? नहीं भाई, नो, ये नहीं हो सकता। अब आप तो वैसे प्यार करते थे ना, ये नहीं हो सकता। वो ये नीतू हाँ आपकी वाइफ नहीं बन सकती। वो आप तो वैसे शादी करने वाले थे ना, वैसे शादी करोगे आप। तभी तो मैं लवली से कर पाऊँगी। भाई ये रिश्ता नहीं हो सकता। तुम ये शादी तोड़ दो भाई, तुम ये शादी तोड़ दो। प्रिया ऐसे करने लगती है और उसके हाथ से भी हो रहता है। तब अमन उसे पकड़ता है, कहता प्रिया होश में आओ। और तभी नीतू कहती है अमन वो होश में कैसे आएगी, उसे तो शॉक लगा है। उसने जो चाल बिछाया था, जो उसने प्लान बनाया था, उसका प्लान फ्लॉप जो हो गया है। तो प्रिया नीतू को देखने लगती है। तो नीतू प्रिया की तरफ देखती है, कहती है हाँ प्रिया मुझे पता चल चुका है। इनफैक्ट मुझे ही नहीं, तुम्हारी ये चाल, तुम्हारा ये प्लान अब प्रिया, अब लवली को भी पता चल गया है। फिर ये प्लान लवली भी जान चुकी है प्रिया। सो अब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी सच है सच बता दो। तभी वहाँ पे प्रिया के डैड आते हैं। कहते कैसा सच? तुम किस सच की बात कर रही हो? क्या छुपाया मेरी बेटी ने? तभी नीतू प्रिया की तरफ देखती है। लवली भी नीतू कहती प्रिया तुम अपने डैड को बताओगी या फिर मैं बताऊं तुम्हारी सारी सच्चाई? प्रिया अपनी नज़रें चुराने लगती है और वो तो जैसे उसकी पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है, सीवियर होने लगती है। और लवली और प्रिया बहुत ही घबराने लगती है। लवली भी कहती है प्रिया बताओ क्या सच है? तो लवली प्रिया के डैड देखते हैं तो वो भी प्रिया से कहते प्रिया ये सब क्या कह रहे हैं, कौन सा सच? बताओ मुझे, क्या तुमने किया है, क्या तुम छुपा रही हो? प्रिया के डैड से पकड़ के पूछ रहे थे। प्रिया अपनी बस नज़रें चुराए हुए वहाँ पे खड़ी थी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड आप लोगों को क्या लगता है प्रिया ने क्या सच छुपाया था? और फेज का किडनैप कर प्रिया के डैड ने नहीं किया था तो किसने किया था फेज का किडनैप? और प्रिया ने क्या प्लान बनाया था ये तो हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। तो उसे आप लोग मिस मत करिएगा। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा। तो डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। एंड गणेश चतुर्थी की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। गणपति आप सभी की सारी विशेष पूरी करें। टेक केयर, गुड नाइट। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।